हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी रोलिंग मोशन में है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करनी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, समझ में आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल से जो है इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई एक डिस्क है, ऑब्जेक्ट डिस्क, जिसे हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सरफेस इज रफ एंड हॉरिजॉन्टल, बॉडी इज द डिस्क, दिस इज ए डिस्क। चलो इसका मास हम लोग मान लेते हैं m है और रेडियस r है। हालांकि मास और रेडियस का रिक्वायरमेंट अपने को है नहीं। अब इस डिस्क के ऊपर जो है दो फोर्स मैं अप्लाई कर देता हूँ। एक फोर्स हमने जो है इसके सेंटर पे अप्लाई किया हुआ है राइट डायरेक्शन में F के इक्वल, और एक फोर्स जो है मैंने इसके टॉप पॉइंट पर अप्लाई कर दिया है सेम अमाउंट पर राइट डायरेक्शन में। और मान लो कि सरफेस जो है रफ है और ये डिस्क स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पर ये डिस्क अंडर दीज फोर्सेज जो है अपना मोशन स्टार्ट करेगा। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये डिस्क और ग्राउंड का पॉइंट जो कांटेक्ट में है, इसी कांटेक्ट पॉइंट पर जो है हमारे डिस्क के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब लगता है जब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग होती है, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, तब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के एक मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं उसके बीच में कुछ भी हो सकती है। और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं वो तब लगेगा जब रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, यानी कि इस कांटेक्ट पॉइंट की स्लिपिंग हो रही होगी। तो अभी अपने को कुछ भी नहीं पता है कि ये कांटेक्ट पॉइंट हमारे इस सरफेस के ऊपर जो है स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। अगर स्लिप करेगा तब जो है श्योर है कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और अगर स्लिप नहीं करेगा तब श्योर है कि उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है लगेगा तो 0 से लेकर के Fs मैक्स, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू के 20 तक में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, वो बात की बात है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो फोर्स जो भी होगा Fs या Fk, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो किधर लगेगा, राइट डायरेक्शन में लगेगा कि लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। यही अपने को पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारी जो डिस्क है वो एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखी गई है। फोर्सेस जैसे लग रहे हैं वैसे ही आप लगाइए और बस सरफेस को आप क्या मान लोगे, स्मूथ। चलिए भाई, हमने सरफेस को स्मूथ मान लिया है। जो फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई किए गए हैं उनको हम लोग एज इट इज वैसे दिखा रहे हैं, F और F। बस आपने किया क्या, इस रफनेस को मान लिया कि स्मूथ है। अब ध्यान से देखो तो हमारे इसके ऊपर, यहाँ पर देखो इस डिस्क के ऊपर ये जो दो फोर्स लगे हैं, इन दोनों फोर्स की वजह से इस डिस्क में दो प्रकार के मोशन डेवलप होंगे। वन इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड अदर इज रोटेशनल मोशन। यानी कि इन फोर्सेस की वजह से ये हमारी डिस्क जो है ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। तो हमें इसके ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन को सेपरेटली डिस्कस कर लेना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। तो चलिए इसके ट्रांसलेशन मोशन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो ट्रांसलेशन मोशन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि हमारे डिस्क के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ट्वाइस F एंड F सेम डायरेक्शन में कितना हो गया, ट्वाइस F हो गया है। हालांकि इसका अपना वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा जो कि बैलेंस हो रहा होगा नॉर्मल फोर्स से। हमारे डिस्क के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में,
दिस इज द नॉर्मल फोर्स, और इसका अपना खुद का वेट जो लग रहा होगा m इंटू जी डाउनवर्ड। क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस डिस्क का मोशन ऊपर या नीचे होना नहीं है, तो नॉर्मल फोर्स mg को बैलेंस कर देगा। हालांकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लिखना चाहें तो हम लोग नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। तो L इज इक्वल टू mg, ये तो बैलेंस हो गया। बट ये ट्वाइस f का फोर्स जो राइट डायरेक्शन में है, ये बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब इस डिस्क के ऊपर नेट फोर्स 2f होगा और वो राइट डायरेक्शन में होगा, और ट्वाइस f यानी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो यहाँ से हमें इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस f बाई m, एंड डायरेक्शन जो होगा वो राइट डायरेक्शन में, जिधर की ओर नेट फोर्स होगा उधर ही हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। और चूंकि नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में है, इसलिए जो है एक्सेलरेशन जो होगा वो राइट डायरेक्शन में मिलेगा। तो एक चीज़ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि हमारे डिस्क का ट्रांसलेशनल मोशन जो होगा वो आगे की ओर होगा, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो आगे की ओर होगा, और उसकी वैल्यू होगी 2f बाई m। अब अगर हम लोग इसके रोटेशनल मोशन को डिस्कस करें, तो चलिए रोटेशनल मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन में आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हो, हम लोग जिस एक्सिस के अबाउट ये हमारी बॉडी रोटेट करती है, उस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क निकाल करके I इंटू अल्फा के इक्वल करते हैं, यानी टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, जहाँ पर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन ध्यान रहे कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ही अबाउट होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस डिस्क के ऊपर जो ये फोर्सेज लग रहे हैं, इनकी वजह से ये डिस्क अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट करेगा। तो चलिए, स्मूथ माना हुआ है, सरफेस को हम लोगों ने क्या माना हुआ है, स्मूथ। सारा काम हम लोग स्मूथ मान करके चल रहे हैं। तो चलिए, सेंटर ऑफ मास O के अबाउट अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना है, तो दैट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो क्या आप जानते हो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब चूंकि ये फोर्स जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, इसलिए जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी 0 हो जाएगी, तो इसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। पर ध्यान से देखो, इस फोर्स की वजह से टॉर्क मिलेगा क्योंकि उस फोर्स की लाइन ऑफ एप्लीकेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से r की दूरी पर है। R is the radius of the disk, यानी इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है, r। तो आप इस फोर्स में इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू, इसकी वजह से टॉर्क 0 हो गया, और इसकी वजह से जो टॉर्क मिला वो टॉर्क F इंटू R के इक्वल आ गया। दिस इज द नेट टॉर्क, ये नेट टॉर्क हो गया। अब इस टॉर्क का जो सेंस होगा वो क्लॉकवाइज में होगा कि एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो बहुत ही सिंपल है, जिसकी वजह से आपने टॉर्क निकाला है उसी फोर्स को पकड़ करके आप आगे की ओर अगर खींचो, जैसे इस फोर्स को अगर हम लोग आगे की ओर पकड़ कर खींचे, तो ये हमारी डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी। क्लॉकवाइज सेंस में अगर रोटेट करेगी तो इस टॉर्क का जो सेंस आएगा वो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, टॉर्क की डायरेक्शन भी, सेंस भी मिल गया और वैल्यू भी मिल गई, दिस इज द नेट टॉर्क। और आप जानते हो रोटेशनल मोशन में टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, तो आप इसी को जो है I इंटू अल्फा के इक्वल कर दोगे। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब कि ये हमारी डिस्क जो है क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा के एक्सेलरेशन से जो है रोटेट करना शुरू करेगी। अब ये डिस्क है, दिस इज द डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सबको मालूम है, दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। तो चलिए I की वैल्यू पुट कर दीजिए, F इंटू R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा।
यहाँ से जो है सॉल्व हो करके आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू एक आर से एक आर कैंसिल हो गया है, अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस एफ बाई एम इंटू आर। अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस एफ बाई एम इंटू आर। अच्छा भाई, हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को सेपरेटली डिस्कस कर लिया है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। जो हमारी डिस्क थी, स्मूथ सरफेस पर मान करके हम लोगों ने सारा काम अभी किया हुआ है। अभी हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम दूसरी है। स्मूथ सरफेस के ऊपर मान करके हम लोगों ने काम किया तो ये पता चला कि हमारे डिस्क के दोनों एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल और रोटेशनल क्या आ रहे हैं वो आपके सामने है। तो चलिए, डिस्क के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 2f बाई एम राइट डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास ट्वाइस f बाई एम के एक्सेलरेशन से जो है राइट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। और ये डिस्क अपनी एक्सिस के अबाउट इस एंगुलर एक्सेलरेशन से क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना भी शुरू करेगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना भी शुरू करेगा। और कौन से एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा? ट्वाइस एफ बाई एम आर के एक्सेलरेशन से। क्लियर? हमें देखना है कांटेक्ट पॉइंट पर इफेक्ट क्या है। यहाँ पर देखना है कांटेक्ट पॉइंट पर, तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी है। तो चलिए भाई, कांटेक्ट पॉइंट पर अगर हमें इफेक्ट को देखना है तो इन दोनों इफेक्ट को यहाँ पर आप जो है दिखाओ। चलिए बताइए कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से अगर ये हमारा सेंटर ऑफ मास आगे की ओर जा रहा है तो ये कांटेक्ट पॉइंट भी जो है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आगे की ओर जाएगा, E इक्वल टू ट्वाइस एफ बाई एम के एक्सेलरेशन से। अब रोटेशनल मोशन को ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो डिस्क है अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूम रहा है तो उसकी वजह से ये कांटेक्ट पॉइंट पीछे की ओर जो है मूव करेगा। ऐसे देखो आप, ये क्लॉकवाइज सेंस में, जैसे ये डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में घूमा, ये हमारा पॉइंट जो होगा पीछे की ओर जो है एक्सेलरेट होना शुरू करेगा। और पीछे की ओर जो एक्सेलरेशन होगा, मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन ए डैश है, एंड दिस ए डैश इज इक्वल टू आर अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन सबको मालूम है। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। आर इज द डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की जिसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो दूरी क्या है? रेडियस ऑफ डिस्क। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर हमें चाहिए तो ए इक्वल टू आर अल्फा के फार्मूले से जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू आर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपके सामने है, पुट कर देंगे तो आर इंटू टू एफ बाई एम इंटू आर, आर सी आर कैंसिल, दिस इज कम्स आउट ट्वाइस एफ बाई एम। क्लियर? मतलब कांटेक्ट पॉइंट पर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन का इफेक्ट जो है आपने लगा दिया। अब ध्यान से देखो कि कांटेक्ट पॉइंट पर आगे की ओर भी एक्सेलरेशन है, पीछे की ओर भी है, और जितना आगे की ओर है उतना ही पीछे की ओर है। इसका मतलब कि नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो, कैंसिल हो जाएगा। दिस एंड दिस कैंसिल, ट्वाइस एफ बाई एम ट्वाइस एफ बाई एम राइट डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में कैंसिल हो गया। मतलब कि कांटेक्ट पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जो आया जीरो आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर टाइम t इक्वल टू जीरो पर ये डिस्क स्टेट ऑफ रेस्ट पर रहेगी तो ये कांटेक्ट पॉइंट जो है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया भाई? जीरो आ गया। अब अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो है और इनिशियली जो है ये रेस्ट पे था तो हमेशा के लिए ये रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब कि ये कांटेक्ट पॉइंट जो है वो स्लिप नहीं करेगा। अब ध्यान से देखें, स्मूथ सरफेस के ऊपर अगर ये पॉइंट हमारा जो है स्लिप नहीं कर रहा है, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो बताइए कि यहाँ पर क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। तो ध्यान देना, जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में इस सरफेस को हमने स्मूथ नहीं क्या रखा हुआ है? रफ।
अब सोचने वाली बात है कि अगर ये डिस्क स्मूथ सरफेस के ऊपर ही स्लिप नहीं कर रहा है तो बताइए क्या रफ सरफेस के ऊपर जो है ये स्लिप करेगा? यानी अगर हम लोग इस डिस्क को एक रफ सरफेस के ऊपर रख दें तो वहां पर भी ये स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि रफनेस का मेन काम होता है स्लिपिंग या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग का अपोज करना। अब जब यहाँ पर स्मूथ सरफेस पर ही जो है ये स्लिप नहीं कर रहा है तो रफ सरफेस पर तो श्योर है कि ये स्लिप नहीं करेगा। इसका मतलब हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो भले ही सरफेस रफ हो, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आनी होगी? 0। क्लियर है ये? तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर बना वो आंसर ये बना कि फ्रिक्शनल फोर्स इज 0। ध्यान रहे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रफ सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगे ही। उसका एक बेस्ट एग्जांपल ये आपके सामने है, जिसमें हमने देखा कि सरफेस के रफ होने के बावजूद भी फ्रिक्शनल फोर्स 0 है। जो क्वेश्चन हमारा था वो ये था कि ये डिस्क है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ये 2 फोर्सेज अप्लाई किए हुए थे और सरफेस को रफ लिया हुआ था, और कांटेक्ट पॉइंट पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछी गई थी, तो आंसर इज 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई? 0 आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल से इसको और जो है हम लोग क्लियर करते हैं। अब की बार जो है चलो मैं बॉडी को बदल देता हूँ। बॉडी जो मैं ले रहा हूँ वो ये है सॉलिड स्फीयर। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। मान लो इसकी रेडियस r और मास m है। सेम प्रॉब्लम, केवल बॉडी को हमने चेंज किया हुआ है और वही फोर्सेज हम लोग अप्लाई करते हैं। एक फोर्स इसके सेंटर पर और एक फोर्स इसके टॉप पॉइंट पर अप्लाई कर देते हैं। सरफेस को रफ रखा गया है और इनिशियली जो है बोला गया है कि ये जो है स्फीयर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। तो इनिशियली अगर ये स्फीयर स्टेट ऑफ रेस्ट पर है और इन फोर्सेज को अप्लाई करके इसको चलाया जाए तो इसके कांटेक्ट पॉइंट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ध्यान रहे, वो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक भी हो सकता है, काइनेटिक भी हो सकता है। स्टैटिक और काइनेटिक कब होगा, कैसे होगा, वो आपको पता है। अगर ये स्लिप करेगा तो फिर काइनेटिक होगा, और स्लिप नहीं करेगा या टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग में होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। चलिए हमें पता करना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पता करने के लिए बिल्कुल अप्रोच हम लोग वही रखेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया। क्या किया था भाई? प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। अब दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही हमें डिस्कस करना है, तो खुद से जो है आपको इसे सोचना होगा क्या करना चाहिए। वही चीज अगेन हम लोग जो है इस स्फीयर को मान के चलेंगे कि ये स्फीयर कहाँ पर है भाई? स्मूथ सरफेस पर। हमेशा जो है चेक करने के लिए आप सरफेस को मान लेना कि स्मूथ सरफेस के ऊपर है, फोर्सेज जैसे लग रहे हैं वो फोर्सेज हम लोग वैसे ही लगा देंगे। अब इन फोर्सेज की वजह से इस स्फीयर में जो है ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को सेपरेटली अगर हम लोग डिस्कस करें, टीएम ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग देखेंगे तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे। तो नेट फोर्स में आगे जो है एफ और आगे भी एफ, तो कुल कितना फोर्स हो गया आगे की ओर? ट्वाइस एफ हो गया। ध्यान रहे कि स्मूथ सरफेस मान चुके हैं, फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं लगना होना है। तो नेट फोर्स आगे की ओर हो गया है ट्वाइस एफ। हालांकि नॉर्मल और एमजी भी लग रहे होंगे, वो आपस में बैलेंस हो रहे होंगे, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस ट्वाइस एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू ट्वाइस एफ बाई एम जैसा पहले आया था वैसा यही भी आएगा। डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज राइट। मतलब कि हमारा सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आगे की ओर चलेगा, ट्वाइस एफ बाई एम के एक्सेलरेशन से चलेगा। एंड सेम यही एक्सेलरेशन जो है इसके कांटेक्ट पॉइंट का भी मिलेगा आगे की ओर, a इक्वल टू ट्वाइस एफ बाई एम। लेकिन ध्यान रहे कि एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के इफेक्ट की वजह से है। अभी हमारी इस बॉडी में रोटेशनल मोशन का भी इफेक्ट होगा। तो रोटेशनल मोशन को अगर हम लोग डिस्कस करें जैसे पहले किया था वैसे अभी कर रहे हैं, आरएम का मतलब रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए हमें टॉर्क इक्वल टू आई इनटू अल्फा करना है। तो देखिए भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें टॉर्क चाहिए। ये फोर्स जो है यहीं से पास हो रहा है तो कोई टॉर्क देना नहीं है इसको, ये टॉर्क 0 देगा। इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड हियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एफ इनटू आर।
दिस इज द टॉर्क एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा, अच्छा भाई आई इंटू अल्फा करना है। आई आप जानते हो कि किसी सॉलिड बॉडी का, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दिस इज इक्वल टू 2/5 mr²। याद रखना होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये वैल्यूज आपको याद रखनी होंगी। तो F इंटू आर इक्वल टू 2/5 mr² इंटू अल्फा कर लिया, आर से ये आर कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आपके सामने आ गई 5F/2 mr। दिस इज द अल्फा। अच्छा भाई इस अल्फा का सेंस क्या होगा? दिस टॉर्क होगा। ध्यान से देखो, इस फोर्स को अगर हम लोग पकड़ करके आगे की ओर खींचे तो किस सेंस में ये घूमेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में घूमेगा तो हमारे इस अल्फा का सेंस भी क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया है। क्लियर? यानी कि रोटेशनल मोशन की वजह से ये हमारा डिस्क क्लॉकवाइज सेंस में अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा। तो अब इसके रोटेशन का इफेक्ट कांटेक्ट पॉइंट पर अपने को अगर देखना है तो वही फार्मूला फिर से लगा, A इक्वल टू आर अल्फा। A इक्वल टू आर अल्फा, A इक्वल टू आर अल्फा करेंगे तो चलिए भाई ये क्लॉकवाइज सेंस में अगर घूमेगा तो क्या ये कांटेक्ट पॉइंट पीछे की ओर चलेगा? हाँ भाई बिल्कुल पीछे की ओर चलेगा। तो मान लिया कि उसका जो एक्सेलरेशन A डैश, एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन A डैश एंड दिस इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है 5F/2 mr, जिसमें R से R कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 5F/2 m। अब डिस्कशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उस पर आते हैं हम लोग। हमें यह पता करना था कि रफ सरफेस के ऊपर, इस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। तो हमने स्मूथ सरफेस, ध्यान देना ये सरफेस स्मूथ लेकर के हम लोगों ने डिस्कशन किया है। स्मूथ सरफेस पर ध्यान से देखो, इस कांटेक्ट पॉइंट के पास आगे भी एक्सेलरेशन है, पीछे भी है, और अगर देखा जाए तो 2F/m और ये 5F/2m। कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा है भाई? पीछे वाला। दिस इज 5F/2m। 5F/2m की वैल्यू 2F/m से ज्यादा है। 2F/m से ज्यादा का मतलब नेट एक्सेलरेशन जो कांटेक्ट पॉइंट का होगा वो पीछे की ओर होगा। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शन। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन चाहिए। तो ये कांटेक्ट पॉइंट हमारा पीछे की ओर जो है एक्सेलरेट कर रहा है, और स्मूथ सरफेस पर अगर इसका एक्सेलरेशन पीछे की ओर है तो पक्का ये पीछे की ओर स्लिप कर जाएगा। तो हमें पता चल गया कि अगर ये सरफेस स्मूथ होता, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो श्योरली ये पॉइंट पीछे की ओर स्लिप करने लगता, और अगर ये पीछे की ओर स्लिप करने लगता तो उसी को अपोज करने के लिए रफ सरफेस अगर होगा तो आगे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो राइट से आएगा। अब ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स तो अपने को मिल गया। अब ये Fs होगा कि Fp होगा, अब वो डिपेंड करेगा कि ये स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये स्लिपिंग है कि स्लिपिंग नहीं है। स्लिपिंग होगी तो ये रोलिंग विथ स्लिपिंग का केस बनेगा, और स्लिपिंग नहीं होगी तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस होगा। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसको आप अच्छे से जो है नोट कर लो और इसे क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो है निकालना नहीं सीखोगे तब तक आप रोलिंग मोशन की प्रॉब्लम्स को आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही जो है और कुछ टॉपिक्स पर जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट वीडियो में जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसे आप देखेंगे। ओके, थैंक यू।